Assalamu alaikum. Welcome to everyone in this new episode of Essay Discussion Forum. Today's topic is the role of media in projecting local unrest at global scale. The role of media in projecting local unrest at global scale, because it has been seen during the past something like 20 years or so, ever since the advancement of media into or it creeping into every part of our lives, the way media has taken on the shape of social media and the way it is all the time in our hands or in our pockets, we have become too much, the humanity has become too much aware of the problems and the happenings around the globe, and sometimes the media takes advantage of projecting the local unrest and mixing it with the political agendas of the bigger powers and projecting it at such a large scale that the problem no longer remains local, and the actual context of the global village is very much in practice now. Had it been all positive, we would have had a reason to celebrate. But unfortunately, uh, while there are some positives, there are some negatives also. And sometimes the negatives are playing far more important role in sometimes banning the whole thing, branding the whole thing as more of a bane rather than the boon. So this is the topic that we took up today. एक चीज मैं explain करना चाहूंगा, पिछले दिनों मेरे YouTube के चैनल पे भी 2-3 लोगों ने पूछा हुआ था, प्राइवेट मैसेजेस में भी आता है कि सर ये टॉपिक्स आते कहाँ से हैं, ये हमने पहले देखे नहीं हैं कहीं टॉपिक्स, और I must explain that these topics are the product of my own brain here. And I जो चीज मैं आपको हमेशा क्लासेस में भी स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि एसए के जो टॉपिक्स हैं किसी भी लेवल पे, सीएसएस पे, पीएमएस पे, वो हमेशा करंट सिचुएशन के मुताबिक होते हैं, नए टॉपिक्स होते हैं हमेशा. सो आप भी समझ सकते हैं टॉपिक्स को बड़े आराम से जब आप अपने इर्द गिर्द मौजूदा हालात को देखें. यू हैव टू स्टे करंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सिर्फ पास्ट को एनालाइज करते रहेंगे हर वक्त तो फिर शायद करंट इश्यूज को फोकस ना कर सकें, नंबर 1. और नंबर 2, उसको दूसरी तरफ मैं जो 15 एरियाज किया करता हूँ शॉर्ट लिस्ट, जिसके मुताबिक सीएसएस का पेपर बनता है कि कौन से वो ब्रॉड एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, एजुकेशन, मीडिया, इंडस्ट्री और ये सारी चीजें, तो उसके मुताबिक ये सारा कुछ जो कुछ है वो आप भी आसानी से कर सकते हैं, उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है. तो दीज टॉपिक्स जो हम यहाँ पे ऐसे डिस्कशन फोरम में प्रेजेंट कर रहे हैं, आप देखेंगे कि दे आर ऑल करंट, दे आर ऑल वेरी मच प्रेवलेंट एंड पर्टिनेंट, और बड़ी हद तक उनकी जो है वो लोगों को आसानी से, इसलिए उसके ऊपर मटेरियल भी मिल जाता है रिसर्च का, और फिर उसको जो है वो पेश करते हैं हमारे प्रेजेंटर्स यहाँ पे. Today, starting the meeting would be Mariam Javed with her outline on this topic. So the next outline on the screen would be by Mariam Javed. जी Mariam, it's over to you. Bismillah. जी सर, I'm just waiting outline display हो जाए. जी. Okay. ठीक है. The topic I'm going to present today is role of media in projecting local unrest at global scale. How I have सबसे पहले I have discussed how does media project unrest at global scale. Then constructive projections of local unrest at global scale, or positive projection of local unrest. Sir, can we go a little up, please? Okay. तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि मीडिया इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय रिपोर्टिंग ह्यूमन राइट वायलेशन. अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही होती है तो हमारा जो मीडिया है वो उसे प्रमोट करता है और पूरे वर्ल्ड में उस चीज को प्रमोट करके
उसको मेक श्योर करता है कि हमारी जो ह्यूमन राइट वायलेशन है वो फ्यूचर में ना हो या अब्यूजेस ना हो। हमारे पास अभी रिसेंट एग्जांपल है ईरान में जो मासा अमीनी का मर्डर हुआ था, दैट, देन निर्भया केस जो दिल्ली रैप रेप केस था उसका, देन श्रीलंकन केस जो अभी मर्डर हुआ था, उसके बाद क्रिश्चियंस जो पाकिस्तान में बर्न हो रही हैं, वो सारी एग्जांपल्स हमारे पास है। जब इन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है ऑन द ग्लोबल लेवल, तो गवर्नमेंट्स पे प्रेशर डाला जाता है कि आप उन ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करें। सेकंड जो मेरे पास पॉइंट है वो है मीडिया फोस्टर्स अकाउंटेबिलिटी बाय ब्रिंगिंग अटेंशन टू लोकल अनरेस्ट। आप किस तरह से अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करते हो? आपके पास जो क्लाइमेट चेंज की अकाउंटेबिलिटी ऑफ कंट्री है, किस तरह से हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज में कौन से कंट्रीज जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है और कौन से कंट्रीज जो है वो मेजर एमिटर्स हैं? उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो मीडिया के थ्रू हो रही होती है। हमारे पास जो यूएन है वो अकाउंटेबल उसे ठहराया जाता है फॉर सॉल्विंग इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। एंड देन हमारे जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, जब उन्हें इंटरनेशनली प्रोजेक्ट किया जाता है फॉर देयर प्रोजेक्शन फॉर देयर करप्शन एंड इनजस्टिसेस, तो उस चीज पे भी हमारी लोकल गवर्नमेंट्स पे प्रेशर किया जाता है कि उसे सॉल्व करे। हाउ डज वी नो दैट मोदी वाज द वर्स्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड? इंटरनेशनली ही इज नोन टू बी द वर्स्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड बाय मीडिया, वी नो कि उसके क्या एक्शंस थे जिसकी वजह से ही इज द वर्स्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि मीडिया ब्रिंग्स ग्लोबल अटेंशन टू लोकल इश्यूज एंड इनजस्टिसेस। आपके पास जो यमन, सीरिया, ईरान, बर्मा में जो सारे इनजस्टिसेस हो रहे थे वो मीडिया के थ्रू जब प्रोजेक्ट किए जा रहे थे, तो आपकी का मीडिया जो है वो ग्लोबल अटेंशन उन इश्यूज को की तरफ ला रहा था, जिसकी वजह से समहाउ जो हमारी सुपर पावर्स है या यूएन है, दे वर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व हुई नहीं हुई, दैट डज नॉट मैटर हियर। द पॉइंट इज कि अटेंशन उसकी तरफ लाई गई। हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है मीडिया हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। अब हमारे पास जो रिसेंट हमारे पास पाकिस्तान के फ्लड्स की सिचुएशन थी, अगर मीडिया उस सिचुएशन को प्रोजेक्ट नहीं करता तो कोई भी कंट्री या यूएन हमें एड प्रोवाइड नहीं करता फॉर कोपिंग विद दैट सिचुएशन। इन द सेम वे हमारे पास जो अफगानिस्तान की बैंकरप्सी का सीन का सिनेरियो था, उसमें भी मीडिया ने जब एक्चुअल में रियल फैक्ट्स को प्रोजेक्ट किया ऑन द ग्लोबल स्केल, तो वर्ल्ड गैदर्ड एंड हेल्प्ड अफगानिस्तान। उसके बाद हमारे पास COP27 की एग्जांपल है। आप क्लाइमेट चेंज को मीडिया इतना ज्यादा पब्लिसाइज कर रहा है कि कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इन रीन्यूएबल एनर्जी वो 4 to 6 ट्रिलियन डॉलर्स अ ईयर कर दी गई है इन COP27। हमारा जो लास्ट पॉइंट है इन पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, इसमें यह है कि मीडिया कैन फैसिलिटेट डायलॉग एंड कंसिलेशन। तो हमारे पास जो कंट्रीज के बीच में डायलॉग या प्रॉब्लम्स चल रही होती है, उसके लिए एक मीडिया एक डिफरेंट वॉइसेस और पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। इसमें हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया की एग्जांपल आ जाती है, जो कि उमंग की आशा एक प्रोजेक्ट चला था जो पाकिस्तान और इंडिया को लेके मीडिया ने स्टार्ट किया था। देन वी हैव ईरान और यूएस की जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का वो था, उसमें मीडिया ने आपको एक प्लेटफॉर्म परफॉर्म किया था। इन द सेम वे यूएस अफगानिस्तान में जब हमारी वो अफगानिस्तान की बैंक्रप्सी का सिनेरियो था, तो तब भी उन्होंने मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था कि दे कुड सॉल्व दिस इशू ऑन मीडिया। आगे चलते हैं हमारे पास नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ। फर्स्ट जो मेरा नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि मीडिया कैन डिस्टॉर्ट ट्रूथ एंड इवन एक्सॉजरेट इवेंट्स एट ग्लोबल लेवल। आपके पास जो ग्लोबल लेवल पे हमारे इवेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हो रहे होते हैं। अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो हमारी इन्फ्लेशन, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉवर्टी, वुमेन इश्यूज, लैक ऑफ कवरेज, हमारी ये सारी जो चीजें हैं इन्हें ज्यादा प्रोजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा कंट्री जो है वो बहुत एक रॉन्ग वे में प्रेजेंट होता है टू द वर्ल्ड। हम कभी भी इस चीज पे फोकस नहीं करते, और अगर देते भी हैं तो कवरेज टाइम फ्रॉम 2 to 3 मिनट्स देते हैं कि हमारा बिजनेस किस तरह से ग्रूम कर रहे हैं। पाकिस्तान की एग्जैक्टली अमन की आशा, सॉरी, पाकिस्तान की जो क्लाइमेट अकम्पलिशमेंट्स हैं वो किस तरह से है, या डिफरेंट जो हमारी एजुकेशनल अकम्पलिशमेंट्स हैं वो किस तरह से हो रही है। सेकंड जो इसमें मेरे पास एग्जांपल है, यूक्रेन रशिया वॉर जो है, उसमें कुछ वीडियोस लीक हुई थी, तो जो एक्चुअल सिचुएशन थी जो मीडिया पे प्रोजेक्ट की जा रही थी, वो वीडियोस उससे डिफरेंट थी। थर्ड मेरे पास पॉइंट है यूएस अफगानिस्तान वॉर में मीडिया ने प्रोजेक्ट किया कि यूएस जो अफगानिस्तान पे वॉर कर रहा था, दैट वाज
वो रीजनेबल थी, वो उन्होंने दे प्रोजेक्टेड दैट इट वाज राइट फॉर यूएस टू स्टार्ट वॉर इन अफगानिस्तान, जबकि अलकायदा जो है वो सऊदी अरब में थी, तो मीडिया ने डिस्टॉर्ट किया उस टाइम पे भी ट्रूथ को। लास्ट पॉइंट जो है वो मेरा वो है मीडिया, इंडियन मीडिया जो कश्मीर के बारे में प्रोजेक्शंस करता है कि पीसफुल सारा कि दे आर लिविंग पीसफुली एंड एवरीथिंग, तो वो प्रोजेक्शन भी जो मीडिया है वो डिस्टॉर्ट करता है ट्रूथ को। सेकंड पॉइंट मेरा है मीडिया कैन एम्पलीफाई कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस। किस तरह से एम्पलीफाई कर सकता है? हमारे पास जो रिसेंट पीटीआई का धरना कवरेज थी, दैट वाज एन एग्जांपल कि किस तरह से मीडिया ने एम्पलीफाई किया और पूरी दुनिया की जो अटेंशन है वो धरना कवरेज पे रखी, जबकि एक्चुअल में अगर हम वी वर लिविंग इन इस्लामाबाद और वो सारी चीजें एक्चुअल में हो नहीं रही थी। आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बाद में पीटीआई ने भी डिनाई किया कि दे वर नॉट हैपनिंग। सेकंड जो है, जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन कंट्री है उसे बहुत ज्यादा एम्पलीफाई किया जाता है, पूरी वर्ल्ड की जो अटेंशन है जस्ट उसी पे रख दी जाती है। देन मेरे पास जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि कोई भी ऐसा इशू आता है या कॉन्फ्लिक्ट आता है पाकिस्तान में, तो हमारी जो मीडिया है वो 24/7 ट्रांसमिशन में वही उसी इशू पे काम कर रही होती है, उसी इशू को शो कर रही होती है, जबकि जो कि प्रोजेक्ट करता है इंटरनेशनल लेवल के वी आर लिविंग इन अ जंगल, कंप्लीट जंगल रूल। थर्ड मेरा पॉइंट नेगेटिव में ये है कि मीडिया जो है वो प्रमोट करता है स्टीरियोटाइप्स एंड प्रीजस्टिसेस को। इसमें द पॉइंट इज के वन साइडेड और बायस्ड पोर्ट्रेयल शो की जाती है हमारी लोकल अनरेस्ट की। अब प्रॉब्लम्स बिटवीन डिफरेंट मुस्लिम सेक्टर्स जो है उन्हें बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किया जाता है। उसके बाद इनजस्टिसेस जो किए जा रहे हैं नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटी के साथ उसे प्रमोट किया जाता है, जबकि इस चीज को कभी भी मेंशन नहीं किया जाता कि अगर एक नॉन मुस्लिम के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो बहुत सारे मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स जो है वो पीसफुली भी इसी कंट्री में रह रहे हैं, तो बहुत ज्यादा उसे प्रमोट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि मीडिया जो है वो रिजॉल्व नहीं करता इशू, रादर क्रिएट्स प्रोपोगेंडा। वो किस तरह से क्रिएट करता है प्रोपोगेंडा? हमारे पास अगेन सेम ही एग्जांपल है, आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेशनल मीडिया इंटरनेशनल लेवल पे शो नहीं करते कि एक्चुअल में क्या इश्यूज है जिसकी वजह से हमारे जो इंटरसेक्टर इश्यूज है या मुस्लिम नॉन मुस्लिम इश्यूज है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और सेकेंडली मीडिया उन चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करता, डिस्कशन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हो रही होती है मीडिया पे। दे आर नॉट ट्राइंग टू रिजॉल्व इश्यूज, रादर दे आर जस्ट पोर्ट्रेइंग दैट लोकल अनरेस्ट ऑन इंटरनेशनल लेवल, जो कि पाकिस्तान की जो इमेज है उसे बुरा कर देता है, या पाकिस्तान या किसी भी कंट्री का इमेज को। Okay, my last point in this is media neglecting to report on local unrest not beneficial for them. जब वो ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जिसमें इश्यूज या इनजस्टिस डन बाय पावरफुल होते हैं या पॉलिटिशियंस की तरफ से होता है, तो मीडिया जो है वो उसे अनएड्रेस कर देता है, ओवरलुक कर देता है, और वो जो इश्यूज है उन्हें रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। फाइव, किस तरह से मीडिया जो है वो इनहेंस कर सकता है हमारे पॉजिटिव रोल को इन प्रोजेक्टिंग लोकल अनरेस्ट ऑन ग्लोबल स्केल। सबसे पहले ये कि आप अपने चैनल्स को लिमिट करें जो कि आउटसाइड द कंट्री अलाउ है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूके, इंग्लैंड या यूएस का देखें तो वो एक ही चैनल उनका जो है वो आउटसाइड द कंट्री अलाउड होता है, बीबीसी है या फिर सीएनएन है, दे आर द चैनल्स जो आउटसाइड द कंट्री अलाउड होते हैं, जो कि बेसिकली मैनेज किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं बाय सम अथॉरिटी, जिसकी वजह से आपके जो कंट्री का इमेज है वो उतना बुरी तरह पोर्ट्रे नहीं किया जाता। सर कैन वी गो अ लिटिल डाउन? सेकंड पॉइंट ये है कि मीडिया जो है उसकी कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इश्यूज, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। इसमें आई हैव प्रपोज्ड कि एक पैनल होना चाहिए या एक अकाउंटेबिलिटी पैनल होना चाहिए जिसमें रिटायर्ड जर्नलिस्ट या जजेस हों, जो कि मीडिया के ऊपर मीडिया को अकाउंटेबल करें कि वो फ्री एंड फेयर वे में वर्क करे। जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है कि मीडिया must focus on positives of any country rather than over exaggerating issues and injustices. आपके जो issues है उसे आप, आई एम नॉट सेइंग कि आप उसे पोर्ट्रे ना करें, लेकिन ओवर एग्जॉजरेट भी ना करें। अगर आपने इश्यूज को उन्हें सॉल्व भी करना है या रिजॉल्व भी करना है तो आप लोकल मीडिया के ऊपर उसे पोर्ट्रे कर सकते हैं, एंड यू कैन कीप दोज इश्यूज जो कि हम लोकली सॉल्व कर सकते हैं। हर एक इशू को
इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल स्केल पे पोर्ट्रे करना इज नॉट नेसेसिटी। मेरे पास जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि मीडिया मस्ट रिविजिट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। इसमें द पॉइंट इज कि इज इट नेसेसरी कि हम हर एक इशू को ब्रॉडकास्ट करें या एग्जॉजरेट करें ग्लोबल स्केल पे? मीडिया मस्ट वर्क ऑन बिल्डिंग एनी कंट्रीज प्रोफाइल अराउंड द वर्ल्ड। और उसके बाद जो मेरे पास थर्ड पॉइंट है वो ये है कि वन ब्रॉडकास्टेड क्राइम में गिव आइडियाज टू मेनी क्रिमिनल। तो आपके पास जो हर एक क्राइम है उसे आपका ब्रॉडकास्ट करना भी जरूरी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रिमिनल्स है जो है उन्हें आइडियाज मिलते हैं एंड दे वर्क ऑन दोज आइडियाज, जिसकी वजह से ज्यादा अनरेस्ट जो है, लोकल अनरेस्ट जो है वो प्रिवेल होता है। दिस इज माय आउटलाइन। Thank you very much, Mariam Javed. It's an excellent outline. Especially, I appreciate the broad coverage of your of the topic. That the way you have done it, you have basically divided it into two parts: the positive aspects and the negative aspects, because both are present there. Number one. Number two, I especially like the part number 5, that किस तरीके से आपने जो है वो उसको हाउ कैन मीडिया एनहांस इट पॉजिटिव रोल इन। हमेशा जब आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड मौजूद हों तो उसका जो वे फॉरवर्ड है वो अल्टीमेटली यही निकलता है कि किस तरह से नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करके पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं उनको इंक्रीज किया जा सकता है या करने की जरूरत है। और एज आई ऑलवेज से कि जो आपका वे फॉरवर्ड होता है एक्चुअली आपकी इमेजिनेशन, एक्चुअली आपकी क्रिएटिविटी उसी में नजर आती है। सो यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो ऑल द 4 पॉइंट्स दैट यू हैव गिवन इन द वे फॉरवर्ड, दे शो द क्रिएटिविटी वेरी मच। आई अप्रिशिएट योर आउटलाइन। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि आपने यहाँ जो देखी मरियम जावेद की वेरी गुड आउटलाइन, जरा एक गौर कीजिएगा इस चीज के ऊपर। दोज हु आर मेनी पीपल टेल मी दैट वी स्ट्रगल विद, हमारे दिमाग में पॉइंट्स नहीं आते। हम एक टॉपिक को तो देख रहे होते हैं और आज मैंने टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात खुद नहीं की और मैंने अलाउ किया कि आप सारी जो डिटेल्स होंगी वो आउटलाइन के जरिए ही आप हासिल करेंगे। लुक एट द रेंज ऑफ द आइडियाज डिस्कस्ड इन दिस आउटलाइन। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक शख्स के माइंड में इतने ज्यादा पॉइंट्स जो है वो आ जाते हैं? और ये नहीं कि मरियम जावेद इज अ मीडिया स्पेशलिस्ट या ये मैथ कॉम इसका कोई मेजर है इसका या इसके अंदर इसकी स्टडीज हैं। आई गेव दिस टॉपिक ऑन समथिंग लाइक ट्यूसडे, यानी हार्डली 5 और 6 डेज अगो, और ये इन्हीं 5-6 डेज में इन लोगों ने ये सारी मेहनत आपके सामने जो है ये नजर आ रही है, या समथिंग लाइक संडे में भी। और लास्ट संडे हमारी जो थी वो मीटिंग ना हो सकी, चनाचे उसके बाद जो था वो दूसरे टॉपिक के ऊपर हम बात करते रहे। सो 5 और 6 डेज के अंदर अंदर ये सब लोग ये रिसर्च करके ये आपके सामने ये पेश करते हैं। जो चीज आपकी सीखने वाली है इसमें से सारी बात में से वो ये है कि मैं इसकी मिसाल हमेशा यूं देता हूं कि जिस तरह से अनियन को लेके, प्याज को लेके उसकी परत दर परत उसकी उतारी जाती है और आप देखें कि उसकी कितने परतें हैं उसकी, इसी तरह से हर ऐसे का टॉपिक होता है। ये एबिलिटी सीखें कि किस तरह से मैंने इसको मुख्तलिफ इसके एंगल्स जो हैं उनसे डिस्कस करना है इसको। दिस इज व्हाट वी कॉल कॉम्प्रिहेंसिव एसे इन सीएसएस। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ये जो कहना है कि नहीं हमारा दिमाग चलता ही नहीं, हमें तो इसको देखें जी रोल ऑफ मीडिया तो इन प्रोजेक्टिंग लोकल अनरेस्ट एट ग्लोबल स्केल, तो सर टॉपिक ही समझ नहीं आती, या ये कि इसके ऊपर जो है वो हम आइडियाज कैसे निकालें। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये पूरी मेरी सारी एफर्ट मुसलसल ऐसे डिस्कशन फोरम पिछले 4-5 साल से जो मैं चला रहा हूँ और वीडियो के ऊपर भी, इस सारे की कोशिश ही ये है कि जो लोग टॉपिक को ओपन करते हैं और उसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं, उनको प्रेजेंट किया जाए उन लोगों के सामने जो ये सब चीजें नहीं कर सकते। और बहुत दफा मुझे स्टूडेंट्स बताते हैं कि हम इसको इसी तरीके से जो है वो करते हैं कि हम दूसरों को देखने से हमें समझ आती है कि यार इसने भी तो एक ही चीज के ऊपर बात करते हुए उसके अंदर से 40 पॉइंट्स निकाल लिए, व्हाई कांट वी डू इट, तो कैसे करते कैसे हैं? तो इस तरह की इन चीजों को जरा आपको जो है वो फोकस करने की जरूरत है इसके ऊपर।
And look at the range of the points that he has covered, not only local, at global and everything. थोड़ा बहुत ठीक है, इसके ऊपर हमें स्टडी करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप कोई टॉपिक लें तो उसके ऊपर ऑफ हैंड लिखने की कोशिश करें। तैयारी जो होती है एग्जामिनेशन की, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जी एग्जामिनेशन में तो हमारे सामने ये सारी चीजें नहीं ना होती, तो इसलिए वो हमेशा क्या करते हैं कि टॉपिक लेके बैठ जाते हैं और मैं कितना सोच सकता हूँ कितना नहीं। भाई जब तक आपकी स्टडीज नहीं है, जब तक आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कोई 15 20 25 टॉपिक्स के ऊपर, तो आपकी रफ्ता रफ्ता पॉइंट्स इतने निकल आएंगे कि फिर आप एग्जामिनेशन के अंदर भी अपना जो कोई भी टॉपिक आ जाए उसके ऊपर फिर आप सोच सकते हैं। तो दिस इज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू कन्वे सिंस लॉन्ग। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जिसके अंदर रेंज ऑफ नॉलेज जो है, रेंज ऑफ इश्यूज बीइंग डिस्कस्ड, इसके ऊपर जरा गौर किया करें। थैंक यू वेरी मच मरियम जावेद। हमेशा यही होता है कि आप लोगों की आउटलाइन देख के तो मैं प्रॉम्प्ट होता हूँ और मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज जो है वो फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मौका मिलता है। जी, as Mazhar has mentioned that width of topic is very well presented. Of course, that is what I was explaining. Our next presenter is Humaira Kazi, and she would be presenting her outline on the same topic. Next on screen is Humaira Kazi's outline. Humaira, Bismillah, please. Assalamu alaikum everyone. Today's topic is role of media in projecting local unrest at global level. जैसे अभी सर ने बात की है थोड़ी देर पहले कि बाज़ औक़ात मीडिया जो है वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लोकल लेवल पर होती हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा मतलब कि पब्लिसिटी करके या उनको बहुत ज्यादा कवर करके कवरेज उनकी करके उनको ग्लोबल लेवल के ऊपर उस अनरेस्ट को प्रोजेक्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, देन आई विल टॉक अबाउट हाउ मीडिया एक्ट्स एज एन आई टू सोसाइटी। बेसिकली इसमें हम ओवरव्यू देंगे कि किस तरह मीडिया जो है वो आपकी सोसाइटी की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स दिखाता है। Then I will talk about how media aggravates tensions in the society. Basically, how media projects negative aspects, how media exaggerates something to manipulate your minds, etc. Then we will talk about जब अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है तो फिर उस अनरेस्ट के सोसाइटी के ऊपर बेसिकली क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीजें जो है वो मीडिया उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं करता, तो फिर उन चीजों के क्या इम्पैक्ट्स हैं। देन वी विल टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड। सर थोड़ा सा ऊपर कर दें, इम्पैक्ट्स ऑफ अनरेस्ट, देन उसके बाद लास्ट में हम वे फॉरवर्ड देंगे। मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी के लिए एक स्वॉर्ड है। किस तरह से, जैसा कि हमने देखा मतलब हिस्ट्री के अंदर एक एग्जांपल है कि बीबीसी जो है उसने नाजी रिजीम के खिलाफ जो है वो टेक्टिकल इंफॉर्मेशन फैलाई, ठीक है, और जिसकी वजह से उसके एलाइज की मिलिट्री एक्टिविटीज जो है वो उसको प्रोवाइड की गई। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अब रवांडन जीनोसाइड की एग्जांपल है, जिसमें क्या हुआ कि मैसेकर जो है, माइनॉरिटीज का जो मैसेकर है, वो रेडियो को उसके लिए इंसाइट करने के लिए, यानी रेडियो के ऊपर बहुत ज्यादा जो माइनॉरिटीज का मैसेकर हो रहा था उसको दिखाया गया। इसी तरह और भी काफी जीनोसाइड्स की एग्जांपल हैं जिसमें मीडिया ने काफी ज्यादा जो है उनको प्रोजेक्ट किया। देन मीडिया जो है मैनिपुलेट करता है आपकी लाइफ को। कैसे? फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, वो किसी पॉलिटिशियन को या किसी लीडर को लाइक या डिसलाइक करता है, वो किस वजह से करता है कि मीडिया जो है वो उसको दिखा रहा होता है कि ये इंसान अच्छा है, ये बुरा है। तो इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान की अगर फॉर एग्जांपल मिसाल ले लें, तो उसमें एक लीडर को, फॉर एग्जांपल इमरान खान को बहुत सारे लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो लोग कहते हैं कि बस जो उसने कह दिया, मतलब मीडिया भी उसको इस तरह से पोर्ट्रे करता है कि हमें लगता है कि बस वो सही बोल रहे हैं। फिर उसके बाद मीडिया, हाउ मीडिया एक्ट एज मैटर ऑफ चेंज। मीडिया मेक द डेविल लुक लाइक गॉड एंड गॉड लाइक द डेविल, यानी कि मीडिया इतना पावरफुल है कि वो आपको खुदा ना वास्ता उसकी डेविल साइड भी दिखा सकते हैं, और डेविल की जो है वो ये वाली साइड भी दिखा सकता है। हिटलर के अल्फाज हैं।
तो इसमें क्या है कि इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि अटैकर जो है वो आपको बाज़ औक़ात आपको ऐसे लग रहा होता है कि ये हमारे सेवियर हैं। बहुत सारे न्यूज चैनल्स पाकिस्तान में भी और ग्लोबल लेवल पे भी ऐसे हैं जो चीज आपको दिखा रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये तो हमारे फायदे की बात हुई है, एक्चुअली वो आपके नुकसान की बात होती है। सर थोड़ा सा नीचे कर दें। मतलब प्रोपेगेंडास क्रिएट करते हैं। देन मीडिया जो है वो वायलेंस को प्रमोट करता है। मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज दिखाई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे क्राइम के जो है उनको कवर किया जाता है इन्फ्लुएंसर्स के जरिए। तो जिस वजह से क्या होता है कि लोगों के माइंड्स जो है ना उनके अंदर वायलेंस क्रिएट होती है। हर चीज टीवी पर दिखाने वाली नहीं होती, तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीजों के ऊपर जो है वो नहीं हमें मतलब मीडिया को पोर्ट्रे नहीं करनी चाहिए वो चीजें। देन मीडिया शेप्स पब्लिक ओपिनियंस। अब मीडिया जो है वो आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है, तो हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया यूज कर रहा है। तो मीडिया जो है वो आपका पब्लिक ओपिनियन शेप करता है। जैसे कि यूएस न्यूज मीडिया जो है वो 21st सेंचुरी के पहले 2 डेकेड्स में बहुत ज्यादा उसने फोकस किया कंजर्वेटिव और लिबरल सेगमेंट्स के ऊपर, और उसने उन पर्सनैलिटीज और इश्यूज को जो है वो हाईलाइट किया और लोगों को इन्फोर्स किया कि वो उनको फॉलो करें। देन अब अनरेस्ट, ये सब अनरेस्ट की टाइप्स हैं कि किस किस तरह से अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है, फिर उसकी मतलब कि वो अनरेस्ट क्रिएट हो गया तो उसकी सोसाइटी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स आए, किस किस तरह से उसने सोसाइटी को डैमेज किया हुआ है। यानी कि ये बेसिकली इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही हैं कि किस तरह से वो नेगेटिवली डैमेज कर रहे हैं। अब शॉक एंड रिक्रूट में ये बात की गई है कि जिस तरह से आजकल डिजिटलाइज मीडिया की वजह से बहुत सारी अफिनिटीज या फ्रेंडशिप्स, कुछ भी बिलीफ्स आपके जो है ना वो बड़े नैरोअर किस्म के हो गए हैं। यानी कि आप सिर्फ डिजिटल मीडिया के थ्रू ही उन चीजों को प्रोजेक्ट करते हैं, उन चीजों को देखते हैं। तो इससे क्या हुआ है कि आपका जो थॉट ऑफ माइंड है, मतलब कि माइंड का जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल कंजस्टेड हो गया। मतलब आप अपने अलावा सबको गलत समझते हैं, आपका दिल करता है आप उठा के किसी के ऊपर नेगेटिव कमेंटिंग कर देते हैं, इस टाइप की चीजें होती हैं। द ट्रू पर्पज ऑफ आइस वीडियो इज नॉट टू शॉक Westerns outraged by the savagery. Their purpose is to recruit like-minded zealots to cause and establish their brand. यानी कि ब्रांडिंग की जाती है सोशल मीडिया के थ्रू। फिर प्रोडक्ट फ्रेगमेंटेशन की जाती है कि मतलब कि एक जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है कि ट्रस्ट इन द मैस मीडिया इज इन ऑल टाइम इज लो। अब हर वक्त जो है मीडिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और तकरीबन इस वक्त 21st सेंचुरी के अंदर मीडिया के ऊपर कम ही लोग ट्रस्ट करते हैं। 2/3 of Americans believe that mainstream press publishes fake news. अब 2/3 अमेरिकन लोगों का बिलीफ है कि जो उनके मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं या जो उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पर्सन हैं वो फेक न्यूज देते हैं। और इसी तरह की परसेप्शंस पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं कि बड़े बड़े 2-3 चैनल हैं, उनके ऊपर भी नहीं है हमें यकीन, बस हमें पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक बंदे के खिलाफ बोल रहे हैं या दूसरे की फेवर कर रहे हैं। फिर इस तरह से इकोनॉमिक रिस्क्स भी आ जाते हैं। मतलब कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं, अनरेस्ट है आपके कंट्री के अंदर या ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो उसकी वजह से उसके बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कनाडा की एग्जाम्पल है। इसी तरह आईएमएफ जो है उसने एक रिपोर्ट किया, स्पेशल सोशल अनरेस्ट इंडेक्स। उसमें उसने तकरीबन 130 कंट्रीज का डाटा दिया और उसने कहा कि जब कोई भी अनरेस्ट होता है किसी कंट्री के अंदर, जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है या इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो उसकी वजह से जो है अनरेस्ट जो है वो राइज हो गया 3% सिर्फ फर्स्ट हाफ के अंदर। यानी कि जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक। सर नेक्स्ट कर दीजिए। देन मिस यूज ऑफ डिस्कशन फोरम। अब डिस्कशन फोरम्स हैं, बहुत सारी जगह है, प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, बट हाँ उसका मिस यूज किया जाता है किस तरह से उनको प्रोटेस्ट को नेगेटिवली प्रोजेक्ट करने के लिए। न्यूज़पेपर्स हैव बीन यूज्ड एज प्राइमरी। पहले न्यूज़पेपर्स होती थी, लेकिन अब न्यूज़पेपर्स के अंदर भी बहुत सारी नेगेटिव चीजें दिखाई जाती हैं। इसी तरह जो ब्लॉगर्स हैं या वीलॉगर्स हैं, इवन आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी वजह से सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं उनको मिसयूज किया जा रहा है रेडिकलाइजेशन प्रमोट करने के लिए, जैसे कि साइबर एक्सट्रीमिज्म, साइबर क्राइम्स वगैरह को प्रमोट करने के लिए।
अब इसमें एक बहुत जो है वो अच्छी एग्जांपल ये है कि मिसा अमीनी की जो प्रोटेस्ट हुए ईरान के अंदर, उसको यूएस मीडिया ने बड़ा नेगेटिवली पोर्ट्रे किया कि ईरानी जो है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माइंडेड हैं, तो वो तो खवातीन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, ईरान के अंदर बड़ी लिबरलिज्म है खवातीन के हवाले से। तो वहां पे उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि जैसे ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी वायलेशंस हो रही हैं वहां पे, इसी तरह अफगान इशू के ऊपर भी किया। बट एक्चुअली हम देखें, मतलब रियलिटी में तो ये है कि सबसे ज्यादा जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो यूएसए के अंदर खुद होती हैं, लेकिन वहां पे उनको उस तरह से प्रोजेक्ट क्योंकि नहीं किया जाता, तो इस वजह से वो हाईलाइट नहीं हो पाती। सर थोड़ा सा नीचे करना। फिर मीडिया क्या करता है कि आपके जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं उनको ज्यादा मोबिलाइज करता है, जैसे कि अरब स्प्रिंग को मोबिलाइज किया गया। इसी तरह जो है वो अफगानिस्तान का जो इशू चल रहा है कि अफगान वुमेन्स के ऊपर जब तालिबान ने पाबंदियां लगाई हायर एजुकेशन के ऊपर या उनके बाहर निकलने के ऊपर, तो मीडिया ने बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट किया कि ये मतलब कि प्रोटेस्ट अगर खवातीन कर रही हैं तो उनको बहुत ज्यादा, मतलब वेस्टर्न मीडिया ने जो है उसको काफी सपोर्ट किया। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर क्या है कि वो जो धरने वाली बात है कि पीटीआई का जो धरना होता है या और भी किसी भी पार्टी का इस तरह का धरना होता है, तो मीडिया बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कवरेज उसको देता है ताकि लोगों की अटेंशन उस तरफ लगी रहे। सर थोड़ा सा नीचे कर दें। फिर मीडिया जो है आपके अंदर फोबिया या फियर किसी चीज का पैदा कर देता है। जैसे कि वायलेंस अगर आप दिखा रहे हैं मीडिया के ऊपर, तो कॉन्टिन्यूसली एक चीज आप दिखा रहे हैं कि एक औरत को या एक मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज दिखा रहे हैं या औरत को मार पड़ते हुए दिखा रहे हैं, तो जो बच्चा या जो कोई इंसान देख रहा है वो कंटिन्यूस अगर ये चीज देखता जाएगा तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली उसकी तरफ लग जाएगा कि ये क्या बात है, पता नहीं ये सही बात है। तो इस वजह से वो आपके अंदर ना एक चीज का खौफ या फोबिया, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल लड़की है तो उसके अंदर एक फोबिया आ जाएगा कि तो पता नहीं दुनिया के सारे मर्द जो है वो इस तरह मतलब के हैं कि वो वायलेंस क्रिएट करते हैं। तो जो आपके और इस तरह के फोबियाज जो है वो बाज औकात अगर कोई बचपन में किसी का ट्रॉमा होता है तो वो उसके एडल्टहुड तक उसके साथ चलता रहता है। अब इन सारी चीजों का वे फॉरवर्ड क्या है कि हम किस तरह से इसको कोप अप कर सकते हैं, मीडिया किस तरह एक्ट एज अ मेडिएटर पीस पाथवेज के जरिए, कि मीडिया जो है वो अगर लोकल या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें, जर्नलिस्ट अपना रोल प्ले करें कि वो पॉजिटिव थिंकिंग और अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आए और अल्टरनेटिव नैरेटिव्स दें। इसी तरह अवेयरनेस कैंपेन्स अपनी न्यूज एजेंसीज के जरिए, अपने प्रोग्राम्स के जरिए ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स लाएं जिससे नेगेटिविटी थोड़ी कम हो और पॉजिटिव चीजें या गवर्नमेंट की पॉजिटिव चीजें। अभी पाकिस्तान में हर रोज, मैं यहाँ पे उस प्रोग्राम को मेंशन नहीं करना चाहती, लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि वो न्यूज शो जब भी सुनो ना तो उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि ऐसे लगता है कि बस पाकिस्तान कल ही डिफॉल्ट हो जाएगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट की, ठीक है जो भी आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आप उनकी बेसिस पर बात करते हो, बट बाज औक़ात लोग भी इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं कि आप उनको अगर थोड़ी सी कोई उम्मीद अगर दिखाएंगे तो हो सकता है कि शायद वो उनका जो है अनरेस्ट या उनकी थिंकिंग जो है वो अच्छी हो जाए। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ना पॉजिटिविटी को भी स्प्रेड करें। फिर प्रमोट अनबायसनेस, मतलब कि मीडिया को कभी भी जो है ना वो बायस्ड नहीं होना चाहिए कि एक को आप बिल्कुल ही अच्छा दिखा रहे हैं और दूसरे को बिल्कुल बुरा दिखा रहे हैं। तो मीडिया जो है उसको अनबायस्ड होना चाहिए। देन मीडिया को इंटरेस्ट ऑफ स्टेट सबसे पहले रखना चाहिए कि अपने मुल्क की कोई भी नेगेटिव चीज बाहर ना दिखाएं। जो भी आपकी कंट्री में हो रहा है आप उसकी उन चीजों की पॉजिटिव साइड दिखाएं, अपनी स्टेट का इंटरेस्ट सबसे पहले रखें कि ये चीज अगर आप दिखाएंगे तो इसका इम्पैक्ट आपकी स्टेट पर क्या आएगा। मीडिया शुड प्रमोट पॉजिटिव एटीट्यूड्स। देन देयर इज अ कंक्लूजन, हूएवर कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड। जो भी मीडिया को कंट्रोल कर रहा है वो अल्टीमेटली आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच हुमेरा काजी। वंस अगेन जैसे जैसे मैं आप लोगों की आउटलाइन सुन रहा हूं मुझे महसूस हो रहा है कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। आप इसके अंदर जरा रेंज देखें कि ये पॉइंट्स हम पहले कभी भी नहीं डिस्कस कर सके किसी भी टॉपिक के अंदर, और ये इम्पोर्टेंट था कि इन चीज़ों को जो है वो हाईलाइट किया जाता। बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है आप सब लोगों की,
और कमाल ये है, जो मुझे जो लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली इसी से यानी आपको जो है वो इसकी मीडिया से ही आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये रिसीव भी किया आप लोगों ने अपनी रिसर्च के दौरान। कुछ जो बड़ी अच्छी चीजें जो हमारा ने एक दो चीजें पॉइंट आउट की हैं कि इन इन वायलेंस तो दिखा ली। पहला पॉइंट ये है कि मीडिया ये करता क्यों है? करता इसलिए है कि इट सेल्स सेल्स से मुराद ये नहीं कि लोग पैसा पे करते हैं, नहीं, लोग देखते हैं। मीडिया कमर्शलाइज होना शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और है कि जब कमर्शलाइज हो गया तो फिर जितने लोग देख रहे हैं उतनी उसकी रेटिंग ज्यादा है, और फिर बिकता क्या है? सेंसेशन। द मोर यू सेंसेशनलाइज थिंग्स, द मोर पीपल आर गोइंग टू वॉच इट, और फिर उसके बाद यू आर गोइंग टू लुक फॉर थिंग्स विच आर सेंसेशनल। मैं ऐसी मतलब कुछ बच्चियां जो अब नाउ दे आर ग्रोन अप, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रॉमा इस चीज का मौजूद है। साइकोलॉजिस्ट के साथ जब बात करें, जब अफगान विमेन में कोई स्टोनिंग का जो उनको जो किया संसार किया जा रहा था उसकी जो वीडियोस आई थी, या शूटिंग की उनको जो है वीडियोस आती हैं, जो सजाए मौत दी जा रही है पब्लिक लेवल पे, तो वो बचपन का उनका देखा हुआ। और मीडिया की प्रॉब्लम यह है कि जितनी देर में आप उस वीडियो को अगर हटा भी दें, फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ कैन नॉट सी सर्टन एक्ट्स ऑफ वायलेंस ऑन ऑन स्क्रीन, और जितनी देर में आप उसको हटाते हैं, वो उसको डिलीट, उसको नेक्स्ट पे जाते हैं, उतनी देर में आप 2-3 सेकंड्स में कुछ ना कुछ उसका देख चुके हैं। और मीडिया आपको पता है कि सेकंड्स के हिसाब से सीन्स जो है वो बड़ी तेजी से चलते हैं, एंड दे इम्पैक्ट द माइंड सो फास्ट कि समटाइम्स दिनों के हिसाब से जो है वो नींद नहीं आती, और बच्चों के यस माइंड्स के ऊपर पक्के पक्के उसके जो है वो इम्पैक्ट्स मौजूद हैं, एंड दे थिंक दिस इज हाउ लाइफ इज। मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा इस बात के साथ कि अल्टीमेटली all these things are having impacts on the human minds. हमारी वो जनरेशन जो पैदा ही, आपकी जनरेशन जिसने आंख खोलते ही मीडिया को देखा हुआ है, जिन्होंने 20 साल एब्जॉर्ब किया हुआ है इस मीडिया को, इसके अंदर एक शदीद किस्म की मायूसी में देखता हूं। Anybody एग्जैक्टली। who has a working active gray matter thinking mind अल्टीमेटली इसी नतीजे पे पहुंचता है कि द वर्ल्ड इज, क्या फायदा क्या है इस सारे का? जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इसी तरह की थिंकिंग है कि हम लोग ये सोचते हैं बाज़ औक़ात, जैसे मैंने उस प्रोग्राम की एग्जांपल दी, कि मैं जब भी इस तरह की कोई चीज सुनती हूँ ना, मैं कहती हूँ क्या फायदा है यहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं, इतना कुछ करने के बाद भी अगर अल्टीमेट ये है तो फिर क्या हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो फिर इसी तरह जो है वो, मतलब कि मीडिया जो है ना बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है अभी। अगर हम 21st सेंचुरी में बात करें तो एक तो डिजिटल मीडिया, और दूसरा ये कि वो वायलेंस, और उसमें ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि माशाल्लाह हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जिसका मकसद हमें एंटरटेन करना है, वो लोग भी इस तरह की चीजें, मतलब वो ड्रामे या शॉर्ट फिल्म या इस तरह की चीजें, उनमें इंतहा की वायलेंस है। कोई मतलब कोई लेसन लर्न नहीं है कि कोई चीज अच्छी दिखाएं जिससे बच्चों का अच्छा माइंड बने, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे। तो ये मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा मीडिया के ऊपर ना, जैसे मरियम ने कहा, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, या उनको इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि आपने ये दिखाना है ये नहीं दिखाना है, तो फिर शायद जी, सिचुएशन बेटर। वो दुरुस्त है, लेकिन बीच में आपके जो है वो अच्छे जो है वो कमेंट्स भी आ रहे हैं। सोबी अफरीद ने पॉइंट आउट किया कि मीडिया के दिखाने से इन चीजों के अंदर जो है वो बेहतरी भी आती है। सायरा ने अभी पॉइंट आउट किया कि कवरेज ऑफ क्राइम्स एंड बैड न्यूज आल्सो लीडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मलाइजेशन इन द सोसाइटी, तो वो इम्पैक्ट भी उसका अपनी जगह पे मौजूद है। चनाची ये एक ऐसा मिक्स्ड बॉल है कि इसकी समझ नहीं आती कि इसको आप नेगेटिव साइड से आप ज्यादा देखेंगे, पॉजिटिव साइड से देखेंगे, और जैसे जैसे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक की वैलिडिटी बढ़ती जा रही है, दैट यस इट इज अ वेरी वेरी डिस्कसेबल और डिबेटेबल। डिबेटेबल तो है नहीं, लेकिन डिस्कसेबल वर्ड तो नहीं होता, लेकिन वैसे बना रहा हूँ कि यस इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो काफी सारी हो सकती है। और एक अच्छा हमारे सामने नजर आ रहा है कि लोग चैट के अंदर भी काफी सारी जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड जो एंटरटेनमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, वो क्या एंटरटेनमेंट जो है वो किसी और साइड पे जा रही है? मैं बात को खत्म करना चाहूंगा। दो novels by the words of fiction, works of fiction by George Orwell and Aldous Huxley,
द ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड 1984 जो इनके जो वर्क्स ऑफ फिक्शन है, इन दोनों के अंदर मीडिया कंट्रोल नजर आता है। द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर जो है कि अल्टीमेटली जैसे माय फेवरेट सिंगर रॉजर वाटर्स, एक्स पिंक फ्लॉयड, और अब इंडिपेंडेंटली उसकी एल्बम्स जो आ रही हैं, दिस स्पीशीज हैज अम्यूज्ड इटसेल्फ टू डेथ। He says that this species has amused itself to death. It has entertained it so much that people are happy sick now. They get so happy, they're entertainment sick now, that they are being amused all the time, that they are sick of amusement. This species has amused itself to death. A very interesting work of art in music. ये पूरी की पूरी एल्बम अगर आप देखें तो I was in school, Saira ka comment I would like to read here. I was in school when I watched the video of that Sialkot incident of two brothers on TV and cried a lot. And I still remember that unlawful scenario projected in my mind and the way they were killed and things like that. Ab these things have, अगर ये ना देखा जाए तो आपके माइंड के ऊपर इतना सख्त ट्रॉमेटिक इम्प्रिंट जो था वो नहीं आना था। बट एट द सेम टाइम अगर आप अपने माइंड्स को देखें, इस पर थोड़ा सा एनालाइज करें, so you people have so much knowledge, you people have so much broad knowledge only and only because of media, because of being exposed to media. So दोनों तरफ की sides जो हैं वो मौजूद हैं. I'm happy that I'm glad that people are have started thinking and they are discussing it so much. With this, we move on to the next topic. Next presenter. All right, the next outline on the screen will be by Faria Abbasi. Thank you so much, sir, once again for giving me opportunity to participate in this platform. I would like to start my outline from here. Today's our topic is role of media in projecting local unrest at global scale. इसमें हम देखते हैं कि मीडिया का किरदार क्या है प्रोजेक्ट करने में लोकल अनरेस्ट यानी जो बदअमनी होती है माशरे में उसको ग्लोबल स्केल पे। तो इसे मैंने अपनी आउटलाइन को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन मैं बताती हूँ कि मीडिया के वो कौन से कंपोनेंट हैं जिसके ज़रिए मीडिया अपनी बात पहुँचाता है। वो दो ही हैं, प्रिंट मीडिया है और दूसरा है ब्रॉडकास्ट मीडिया। उसके बाद हम इसके रोल पे चलेंगे। हाउ प्रेस प्रोपेगेंडा पेव द वे टू ब्रेक्जिट, ये बुक है फ्रांसिस रॉल्सन की, जिसमें उन्होंने बताया है कि ब्रेक्जिट के मामले में मीडिया का क्या किरदार रहा है। मीडिया ने प्रोपेगेंडा अपनाया है ब्रेक्जिट को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए। लोगों के जो जज्बात थे उनको ज़्यादा उबारने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। इस बुक में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। What the British right-wing press did in relation to Brexit, and in doing so, it betrayed the principle of journalism. इन्होंने एग्जैक्टली ये वर्ड यूज किए हैं अपनी बुक में मीडिया के खिलाफ। उसके बाद हम देखते हैं कि मीडिया का जो है वो ये एक केस हुआ था यूएस में, ब्लैक को कत्ल किया गया था, उसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। तो इस दौरान जो है वो एक टीन एज लड़के ने फिल्म बनाई थी। तो इस वाक़े को बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेशनल लेवल पे क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि यूएस में जो है वो रेस डिस्क्रिमिनेशन अभी तक चल रहा है। तो वो इस चीज़ को लेके जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। ये 2020 में वाक़या हुआ था। इसके बाद जो है वो ब्लैक लाइव मैटर्स जो था हैशटैग, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं जो आजकल प्रोटेस्ट चल रहा है ईरान में। मासा अमीनी एक कुर्दिश लड़की थी जिनका पुलिस कस्टडी में जो है वो मर्डर हो गया था। तो उसके बाद जो है हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का तस्करा किया जा रहा है। मासा अमीनी सोशल मीडिया, एक जर्नलिस्ट का कहना है कि सोशल मीडिया हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अटेंशन टू प्रोटेस्ट बिकॉज इट ऑफर एक्सेस टू रेलेवेंट हैशटैग्स एंड अकाउंट्स दैट कैन रिपोर्ट ऑन द इवेंट्स। ईरान में पहले ये चीज होती थी कि मीडिया का जो यूज था सोशल मीडिया का वो इतना ज्यादा नहीं देखा जाता था, लेकिन अब जो है वो सोशल मीडिया पे ईरानी जो खास करके यूथ है उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इस दौरान जो है वो अब ईरानियन जो रिजीम है उसको भी काफी ज्यादा डिफिकल्टी फील हो रही है
इस प्रोटेस्ट को रोकने में। ये डेली टेलीग्राम की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने बताया था कि सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है इस प्रोटेस्ट को। उसके बाद हम चलते हैं अरब स्प्रिंग पे। द सोशल मीडिया फोकस्ड हेवीली ऑन यंग प्रोटेस्टर इन अरब स्प्रिंग फॉर मोबिलाइजिंग इन द स्ट्रीट्स। अरब स्प्रिंग को जब हम डिस्कस करते हैं तो पहले डिस्कस ही यही करते हैं कि इसको एक तरह से फेसबुक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ट्विटर अपराइजिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली स्टार्ट ही ऐसे हुआ था। ये ट्यूनिस से स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम देखते हैं कि यूथ का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। ये एक रिपोर्ट है, ये एक सर्वे लिया गया जिसमें बताया गया कि इजिप्टियन और टूनिशियन जो लोग थे, almost 85% of Egyptian and 86% of Tunisian said that they used it to spread awareness, spread information, organize action. कि इस दौरान अरब स्प्रिंग के दौरान जो है 85% इजिप्टियन और 86% टूनिशियन ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर इस चीज को फैलाया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया का जो केस था मुस्कान खान का, जिसमें ये जो हिंदुत्वा जो है पार्टी, उसने जो है वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था। इस्लामोफोबिया के जो मुख्तलिफ चलते रहते हैं इंसिडेंट इंडिया में, उसी की एक कड़ी है जिसमें हम देखते हैं कि एक जो हिजाबियन लड़की थी, उसने जो है वो इस प्रोटेस्ट के सामने जो है वो अपनी वॉइस रेज की थी, उसने अल्लाह अकबर कहा था। इसके बाद जो है ये अल्लाह अकबर का जो ट्रेंड है वो सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ कि ये जो इशू है वो ग्लोबल लेवल तक पहुंचा, और हमने सोशल मीडिया पे देखा कि बहुत सारे चैनल्स ने इसको कवरेज किया और ये इशू ग्लोबल लेवल पे उठाया गया। उसके बाद हम देखते हैं रिसेंटली जो चाइना का वाइट पेपर प्रोटेस्ट था, इसको भी ग्लोबल लेवल पे पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा सहारा लिया गया, क्योंकि हम देखते हैं कि चाइना में मीडिया पर मतलब उस तरह आजाद नहीं है जैसे बाकी मुल्कों में होता है। तो इस तरह ये हम रिपोर्ट देखते हैं DW की, उसमें बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेज एन indispensable role in sustaining the momentum of this transnational movement, white paper movement. It is even possible to see protests in Shanghai and other parts of the world live on Instagram. Sorry. इसमें ये है कि लोगों ने जो है वो इंस्टाग्राम में लाइव जो है वो प्रोटेस्ट की जो कवरेज थी वो दिखाई, लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि जो एक चीज जो ट्रेंड चल पड़ता है सोशल मीडिया पे, जब हम वीडियोस में वो चीज देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप पे इतना इन्फ्लुएंस करती है कि आप भी उस चीज की तरफ मोटिवेट होते हो। आप भी मतलब अगर आप प्रोटेस्ट में, वैसे तो मतलब इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता कि लोग जो है वो सड़कों पे उतरे, लेकिन जब आप एक चीज देखते हो, एक शहर में प्रोटेस्ट हो रहा है फिर दूसरा शहर इससे इन्फ्लुएंस करता है, तो ये एक लहर बन जाती है प्रोटेस्ट की। इसके बाद हम देखते हैं कि मीडिया, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हैज प्लेड इंटीग्रल रोल इन द सिटीजन लेड प्रोटेस्ट मूवमेंट इन म्यांमार। अब हम इसकी तरफ आते हैं कि मीडिया को वैसे भी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो म्यांमार में तो डिक्टेटरशिप है, तो उसमें जो डेमोक्रेसी है उसको काफी ज्यादा जो है वो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। इसमें हम ये रिपोर्ट देखते हैं कि म्यांमार का जो स्प्रिंग रेवोल्यूशन था वो बेसिकली था ही सोशल मीडिया फ्यूल्ड प्रोटेस्ट, क्योंकि म्यांमार में जो है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब आप प्रोटेस्ट ऐसे नहीं कर सकते। तो वहां पे लोगों ने फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया था। ये है पॉलिटिशियन सूकी पॉलिटिशियन है, तो उन पर जो डिक्टेटर्स हैं म्यांमार ने, उन्होंने जो है उनकी हुकूमत छीन ली थी। तो इसके नतीजे में हम देखते हैं कि ये एक ट्रेंड भी बना था ऑंग सांग की, और इसके बाद हम देखते हैं कि 4 फरवरी तक जो है वो टोटल 10 ट्वीट्स थे, और उसके बाद ये 40,000 जो है वो ट्वीट्स 1-2 दिन तक जो है ना वो पहुंच गए थे। मतलब इतना ज्यादा लोगों का सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस हो गया था, तो लोगों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, बल्कि 5 मिलियन पोस्ट ऑन ट्विटर दैट यूज द हैशटैग। इसमें ये भी बता रहा है कि 5 मिलियन जो है वो पोस्ट ऐसी थी जिसमें ये हैशटैग यूज किया गया, और इस तरह से ये प्रोटेस्ट रेज हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म
के वाक़यात होते हैं, जैसे न्यूज़ीलैंड में हुआ था, तो उसमें भी यही देखा गया था कि जो टेररिस्ट था, उसने जो है वो लाइव स्ट्रीम का सहारा लिया था। उसने लाइव स्ट्रीमिंग पे आके वो सारा वाक़या जो है वो दिखाया था, ब्रॉडकास्टिंग की थी उसमें। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि दिस वाज़ व्यूड जस्ट 200 टाइम्स। अम, जो वो वीडियो थी, वो जो है पहले फ़ेसबुक पे अपलोड हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि उससे पहले जो है 200 लोगों ने देखा। उसके बाद वो 4000 टाइम्स बिफोर इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम फेसबुक, कि फेसबुक से रिमूव होने से पहले ही 4000 लोग उसे देख चुके थे। ओवर द फॉलोइंग 24 आवर्स देयर आर 1.5 मिलियन अटेम्प्ट टू री-अपलोड इट, और 24 घंटों के अंदर ही 1.5 मिलियन लोगों की उस पे अप्रोच हो चुकी थी। तो इस तरह से ये जो इंसिडेंट था, ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ। बहुत सारे इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया, क्रिटिसाइज़ किया, और इवन न्यूज़ीलैंड की जो गवर्नमेंट थी, उसने भी इस चीज़ को कंडेम किया। उसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ सोशल मीडिया इन एक्सपोजिंग पीडोफिलिक इंसिडेंट इन पाकिस्तान। बेसिकली रिसेंटली जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो पीडोफाइल के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये जो सोशल अनरेस्ट है, ये बेसिकली ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो पंजाब के, सदर्न पंजाब के जो एरियाज़ हैं, उनमें ज़्यादा देखा गया है कि जो छोटे बच्चों के साथ जो सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, वो ज़्यादा देखा गया है। तो द हैशटैग जस्टिस फॉर ज़ैनब जो है वो इन हुआ था 2019 या 20 के ईयर में। तो उसमें ये हुआ था कि ये ज़ैनब जो थी बच्ची, इसके साथ जो है वो रेप हुआ था। उसके बाद इसकी लाश मिली थी कहीं। ये असल में कसूर की रहने वाली थी ये बच्ची। तो इसके बाद जो है जब इसकी लाश मिली, तो उसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का गुस्सा था, और लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे जो कातिल था उसकी। उसके बाद जो है वो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा रेज़ हो गए थे पाकिस्तान में, एक सोशल अनरेस्ट का एटमॉस्फेयर बन गया था। तो इस पूरे सिनेरियो में जो सोशल मीडिया का किरदार था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा किरदार रहा है इसमें, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये हैशटैग बन गया था जस्टिस फॉर ज़ैनब। तो हर तरफ जो है वो एक किस्म का इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो बहुत सारे इंटरनेशनल जो फिगर्स हैं, उन्होंने इसको कंडेम किया। तो ये जो है वाक़या, ये इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। उसके बाद हम देखते हैं हाउ टू एनहांस मीडिया प्रोजेक्टिंग स्किल्स पॉजिटिवली। इसको हम देखते हैं कि कैसे हम मीडिया को जो है वो पॉजिटिव तरीके से एनहांस कर सकते हैं। हमें सबसे पहले मीडिया को जो है डेवलप मीडिया लिटरेसी, हम मीडिया की जो लिटरेसी है वो हम अवेयरनेस लोगों में करें, क्योंकि जो कुछ लोग जो है वो मीडिया को गलत तरीके से भी ले रहे हैं। जैसे वो एक मुहावरा है कि बंदर के हाथ में माचिस आ जाए, तो वो वाला सीन होता है कि मतलब किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर देते हैं। इस तरह की बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोज़ होती हैं जिसमें औरतों की ज़्यादातर जो है वो इस हालत में होती है कि वो बहुत ही नाज़ेबा हालत में होती है। लेकिन इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए लोगों को मीडिया की लिटरेसी का होना बहुत ज़रूरी होता है, और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये काम बनता है कि वो जिस जिस इलाके में मीडिया की कवरेज है, तो वहाँ पे ये लिटरेसी का जो पैगाम है इसको पहुँचाना चाहिए। उसके बाद ग्लोबल ऑडियंस को एंगेज करना चाहिए थ्रू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और पब्लिशिंग, ताकि अवेयरनेस आए लोगों में। जो एक इलाके के जो मसाइल हैं, वो उनको जो है इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचने के लिए जो है ये रास्ता आसान हो जाए। तो अगर किसी इलाके में एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं है, या कोई स्कूल ऐसा है, देयर आर फ्यू स्कूल्स इन माय एरिया इन मरी, जो काफ़ी सड़क से दूर हैं। तो वहाँ पे लोग जो है वो स्कूल्स में जो है वो जानवरों को रात के टाइम बांधते हैं। ये मैंने खुद, मतलब मैं इस चीज़ की विटनेस हूँ। तो अगर ऐसे इश्यूज़ हैं, तो आप उनको हाइलाइट करें, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी हमारे लिए। ऐसे इश्यूज़ को, ऐसे जो सोशल अनरेस्ट हो रहा है, इस चीज़ को आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर
उजागर करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। लिमिटेशन और चेक एंड बैलेंस, वही के जो बायस्ड मीडिया होता है वो एक ही जो है पस मंजर दिखा रहा होता है, वो दूसरी साइड नहीं दिखा रहा होता। तो इस चीज पे लिमिटेशंस होनी चाहिए, इस पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और इसको बाकायदा फिल्टर होके आगे आना चाहिए। हमारे उसमें मतलब कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए जिसको आप एक्सेप्ट करके अगला प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हो मीडिया पे। ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल जिसका जो दिल करे तो वो आके दूसरे के बारे में बोल दे या जो है वो माशरे में बदअमनी फैलाए। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू सो मच। जी वेलकम फारिया, बड़ी अच्छी आउटलाइन और बड़ी डिटेल से आपने इसको समझाया भी, टीचर की तरह मुकम्मल जो है उसको। इट वाज बेसिकली जैसे इसने कहा है, आयशा ने कहा है कि इट शोज ओनली पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। नहीं, अगर आप गौर से देखें इस पूरी आउटलाइन को तो इसके अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों जो हैं वो बयान किए गए हैं। लेकिन देखें, कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे जब हम कहते हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, तो इसके अंदर जरा ये ख्याल रखें कि हम जब भी अपना यहाँ पे डिस्कशन फोरम में जो भी बात यहाँ पे पेश कर रहे हैं वो एक अनबायस्ड अंदाज में पेश कर रहे हैं। हम ये नहीं कि मीडिया के कोई खिलाफ हैं, ना ही हम समझते हैं कि हम मीडिया के हक में हैं। पर्सनली आवर व्यूज डू नॉट काउंट हियर। हमने इस पॉइंट को, इस चीज को काउंट करना, इसको इसको करना होता है कि ओवरऑल अगर देर आर सम पॉजिटिव थिंग्स तो वो भी शो करें, कोई नेगेटिव चीजें हैं तो वो भी शो करें। तो ये होता है बेसिकली पॉजिटिव, इसकी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन। सिर्फ ये कहना कि मेरी चूंकि पर्सनल व्यू है कि ये इस तरह से है तो मैं सारे का सारा सिर्फ उस तरफ उसको कर दूं डिस्कशन को, तो देन दैट वुडंट बी, आई वुड से, लॉजिकल कि आप अपनी पर्सनल जो बायस है या प्रेजुडिस है उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी आउटलाइन के अंदर या अपनी रिसर्च के अंदर भी। तो यहाँ पे मिक्स था, दोनों चीजें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, उसकी जो व्यूज हैं वो नजर आई हैं उसके ऊपर कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव रोल प्ले किया है और कहाँ पे उसका जो है वो नेगेटिव जो है वो साइड वो भी हमें नजर आती है। सो ओवरऑल मकसद ही सारी डिस्कशन का ये है कि आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं इसके नजर आए। एक जो चीज इसने खास तौर पे जो पॉइंट आउट किया फारिया ने, ये जो जस्टिस फॉर जैनब केस था 2019 का, और इसको बड़े अच्छे तरीके से मीडिया ने इसको प्ले किया। और मेरे ख्याल में ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की इंटरवेंशन की वजह से प्रॉम्प्ट जस्टिस भी मिला, और जो था वो उसके बाद बाकायदा जैनब के नाम से जो है वो हमारे पास लेजिस्लेशन जो है वो भी नजर आती है पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर, इसी नाम से स्पेशली। ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर मीडिया, मैं पर्सनली आई गॉट मतलब मीडिया देखते हुए डर लगता था रोजाना। आई गॉट वेरी मच, आई वुड से, अफेक्टेड बाय दिस। मेरी उसने व्यूज अबाउट ह्यूमैनिटी, मेरी रिलीजियस व्यूज पर्सनली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इनको बड़ी बुरी तरह से इसने अफेक्ट किया, इस पूरे केस ने। I couldn't sleep for several nights. I would, the details of the case would keep haunting me. और मैं अपनी मिसाल, सिर्फ अपनी मिसाल नहीं पेश कर रहा, बेशुमार ऐसे लोग जो और भी जिनके साथ मैंने बात की है, दे टेल मी कि वो जो 1-2 हफ्ते जो चल रहे थे उस दौरान तकरीबन तकरीबन पाकिस्तान का एक मेजर पार्ट जो है वो लोग जो उसको जो वॉच कर रहे थे इस सारी चीज को, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस एक वाक़े का हुआ। और शुक्र है कि वो उसको प्रॉपरली जो है वो किया गया, प्रोजेक्ट भी किया गया और उसके बाद उसको जो है वो उसके थ्रू जस्टिस भी किया गया। लेकिन ये जो अब्दुल रहमान ने पॉइंट आउट किया है कि प्रियंका कुमार का जो केस है दैट वाज आल्सो सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मीडिया। अदरवाइज क्या होता है कि इस किस्म के केसेस आते बहुत सारे हैं लेकिन दे आर जस्ट पुश्ड अंडर द कारपेट, और दे आर नो लॉन्गर नॉट डिस्कस्ड एट ऑल। यहाँ पे जो है वो दुआ जहरा केस जो है वो वाला, नूर मुकद्दम केस जो है ये वाला, मीडिया के अंदर किस तरीके से इनको जो है वो किया जा रहा है। अदरवाइज मे बी कोर्ट्स जो थी वो इतना ना डिसीजन जल्दी ना करती, या मे बी केस लटक जाते और बड़ी बड़ी देर इसके अंदर लग जाती, और या कोई लूप होल्स बाज़ लॉ के अंदर ही मौजूद होते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर जो पब्लिक जो समझती है जस्टिस वो नहीं मिल पाता, हालांकि लॉ के मुताबिक वो जस्टिस ही होता है, और इस तरह की चीजें। दैट इज व्हाई वी हैव दिस
इस टॉपिक को डिस्कस करना और इसकी वैलिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ती इम्पोर्टेंट है कि मीडिया के बगैर, जैसे कोई कह रहा था कि नहीं जी मीडिया को रेगुलेट करें, मीडिया को बंद करें, ये है वो है सारा कुछ, नो, वी हैव द पॉजिटिव थिंग्स एज वेल। व्हाट वी नीड एक्चुअली इज कि इसकी नेगेटिव साइड जो है उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो उसके बारे में बड़ा अच्छा मीडिया लिटरेसी के और इसको बहुत हद तक जो वायलेंस, फॉर एग्जांपल आप क्यों देखते हैं कि बीबीसी के ऊपर या सीएनएन के ऊपर या जजीरा के ऊपर जब कोई डेड बॉडीज की पिक्चर्स हैं, आई रिमेंबर वेरी वेल कि जब ये पाकिस्तान में, आई वाज अब्रॉड इन दोज डेज, जब पाकिस्तान में एक ऑयल टैंकर उल्टा तो उसके में आग लगी और लोगों ने फ्यूल वहां से भरने की कोशिश की काफी ज्यादा, और वो काफी ज्यादा लोग उसके अंदर 70-80 लोग जो थे वो जल गए उसके अंदर। तो उसकी जब वो पेश की जाती थी पिक्चर्स, जो मीडिया के अंदर उनको सेंसर किया जाता था, ब्लर किया जाता था, डिफ्यूज किया जाता था, आई वाज अब्रॉड, तो वो फिर बाहर हमें ऐसे ही मिलती रही कि उनको हमें वो डेड बॉडीज ना देखनी पड़ी। इंसिडेंटली लोगों ने उसको शूट भी किया वीडियो के ऊपर विदाउट कंसिडरिंग कि व्यूअर्स की इसके ऊपर क्या, उसकी असर क्या होगा, एंड पीपल स्टार्टिंग स्प्रेडिंग देम ऑन सोशल मीडिया, और बाजों ने मुझे भी डायरेक्टली भेजी, और वो उसको खोलना और उसको देखना और उसको वो जितने सेकंड्स में मैंने कहा ना कि आप उसको बंद करते हैं उतनी देर में आपके पास इम्पैक्ट जो है वो छोड़ चुका होता है। नो डाउट डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नो डाउट एक्सीडेंट्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट शोइंग कि किस तरह से कार के अंदर एक्सीडेंट हुआ और किस तरह से कार का इंजन जो है वो एक बंदे की बॉडी, दो लोगों की बॉडी के अंदर घुस गया हुआ है, और उसका एक एक पार्ट दिखाना वीडियो के ऊपर, ये कहाँ की दानिशमंदी है। और ये आज से 200 साल पहले, 700 साल पहले, 50 साल पहले, बल्कि 30 साल पहले तक, जब तक वीडियो के अंदर, इस मोबाइल के अंदर जब तक कैमरा नहीं था आया हुआ, तब तक ये पॉसिबल नहीं था, और तब तक मीडिया के ऊपर एथिक्स भी थे और प्रेस के ऊपर जो था वो रेगुलेशंस की वो चीजें मौजूद थी। हमें पुराने जो है वो इस तरह की चीजें नजर नहीं आती, लेकिन आजकल के जमाने में ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मोबाइल फोन सिर्फ और सिर्फ कैमरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड लोगों के हाथ में नहीं है, इट इज इन द हैंड्स ऑफ एवरीवन हु आर नॉट एजुकेटेड, और जिनको आप मैसेज दें भी मीडिया लिटरेसी का तो उनको समझ नहीं आएगी। सो किस तरीके से ये होगा, ये इन्फ्लुएंसर्स का काम है कि भाई एक्ट्स ऑफ वायलेंस और एक्ट्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है। आई रिमेंबर लेडी डायना के एक्सीडेंट की जो पिक्चर्स थी, ठीक है, पेपराजी पहुंच गए थे, फोटोग्राफर्स फौरन उसको फॉलो कर रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, डायना वाज अलाइव एट दैट टाइम, लास्ट मोमेंट्स की उसकी जो ब्रीदिंग है और उसकी जो डेथ के मोमेंट्स हैं, दे आर, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, बट द रॉयल फैमिली रिक्वेस्टेड, not ordered, they requested that please do not publish those scenes, और वो कभी scenes जो हैं वो publish नहीं हुए, वो कभी ना publish हुए, ना मीडिया पे आए, कभी वो scenes नहीं आए। लेकिन बाज लोगों ने दूसरे कंट्रीज में जाके उनको फिर वो किया और वो सीन्स लोगों ने देखे भी, लेकिन उसके अंदर जो हर्ट फीलिंग है जिसके अंदर बकिंगम पैलेस से फिर वो आई भी, ये वाली जो थी, इसके ऊपर रिटेलिएशन भी आई और लोगों से रिक्वेस्ट किया गया कि एक इंसान की प्राइवेसी होती है, when a person is dying it is better not to project that, even if that person is so famous, तो फिर कुछ तो प्राइवेसी होती है ना। When a person is dying, is breathing his or her last due to an accident, तो उसको प्रोजेक्ट करना, आपको कितनी व्यूज मिल जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा 2000, 3000, 4000, 10,000, 1 लाख व्यूज और मिल जाएंगी। इज ह्यूमन लाइफ दैट मच अनरिस्पेक्टेबल कि आप व्यूज की खातिर अपना वो भी ये चीज अपना वो बेच देंगे सारा कुछ। सो दीज आर द थिंग्स which we need to understand, which the message which I want to send to at least those people who are listening to this, who are watching this video. कैमरा हमारे हाथ में है, लेकिन इसने मिसाल बड़ी अच्छी दी फारिया ने कि बंदर के हाथ में माचिस अगर आ जाए तो उससे कुछ भी बैद नहीं है। तो लेट अस प्रूव टू बी दैट वी आर लिटरेट पीपल एंड वी आर कंसिडरेट, और हमारा भी एक जमीर है। एंड पीपल हु आर वाचिंग योर कंटेंट, those people are human beings, they are sensible, they are sensitive, and most importantly
the younger lot. मेरी एज का बंदा शायद कुछ भी देख सकता है, देखा हुआ है लाइफ में, लाइव एक्सीडेंट्स देखे हुए हैं, सारा कुछ देखा हुआ है, अपने हाथों से जो है वो लोगों को जो है वो एक्सीडेंट्स में से निकाला हुआ है. आई नो द गोरी डिटेल्स. इफ आई वांट टू गो इनटू ऑल दोस डिटेल्स आई कैन, बट आई विल नॉट डू इट ऑन मीडिया. सो ऑल दीज थिंग्स हमारे ऊपर एक 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. सो आप भी, जो लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसको जरा फैलाएं जरा थोड़ा सा. बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नॉलेज इंप्लाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम लोगों को अल्लाह ताला ने अगर इल्म दिया था, तो आप सब लोगों के ऊपर ये, और जो लोग भी मेरी इस वक्त बात सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं. किसी अनपढ़ ने इस वीडियो को नहीं देखना, सब पढ़े लिखे हैं. आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मैसेज को जरा आगे पहुंचाएं. लेट्स यूज मीडिया रिस्पॉन्सिबली. हम उस मीडिया को तो कंट्रोल नहीं कर सकते जो हम रिसीव कर रहे हैं, लेकिन हम जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं ना. I hope you will honor my request. Thank you so much. Moving to the next presenter, Osama Sabir. Next on screen, you will see the outline by Osama Sabir. It's over to you. Bismillah. Thank you, sir. Today, as we know, the topic is role of media in projecting local unrest at global scale. So, the presenters preceded me have very much covered everything about it, but I will try to cover things that in my way. I'll start with the introduction first. We know that media has often played a role in today's conflict, and it has proved to be much more stronger than the will of governments in order to make influence on the masses. So media has been on a upper side when it comes to competition, and when the will of the government is needed to be implemented. But over the years, in the midst of all these conflicts and local unrest, the role of media has as positive as well as negative. It's as much boon as bane. In the overview paragraph, I have explained how conflict, the modern world, and the media are intervened with each other. The conflict is obviously not a new concept, but the globalization and the modern world is also a concept in which media's role has been changed. Media's role in public sphere has been changed, and this has been shown in a report by CIPRI, which analyzed 59 major armed conflict after the Cold War, and out of those, majority were intrastate. They were their the focus, the epicenter of those conflicts was within the state. So they started from within the boundaries of the state, and through the projection of media, they went on to become global events. And there were 1,000 battle related deaths in those in this case study as well. So we know how media can make impact and in the role that it plays while projecting any local unrest, any local disturbance, any local chaos on any forum. Then I have on the next paragraph heading, I have described the positive role of media in projecting any local unrest at global scale. I've started with the how media creates a space for conflicts to be represented, to be articulated. The examples of BBC, CNN, Arabia, and Jazeera, although their agendas are different, but they all are very they have very good global reach, and as such that they are the trendsetters. They are the agenda setting effects. So whoever watches them, whoever follows them, they know they have this outreach, and they can create a space for the people to raise their concerns. The next is the role of peace journalism. I think this is one of the debatable topics in over the years, and people have kind of now want to discuss what is peace journalism and how media is going to play that role in it. And we all know that many wars went on, and they were started due to the local unrest. They were started due to, local disturbance, and then they got projected in the media. But there is a positive side, is that the Al Jazeera, we all know, have always been playing this role of peace journalism in these conflicts. And this is one of the positive sides, that how media acts positively while projecting any local unrest at global scale. The next is the role of guaranteeing
the individual right of free of expression. Now, when you are projecting something, when you are projecting anything, there is a debate of how media is, guaranteeing the individual right of free of expression. If you are going to obviously block that, and you are not going to upload, or you are not going to any state secret or any exploitation material that our individual wants to reveal against anybody who is oppressing her, then it will be against the guaranteeing of freedom of expression. But media over the years have been guaranteeing this, and UN Charter also ensures that every thing that every individual has this right to express what he sees or what he wants to portray. Now, then pointing out the injustice of conflicts, we know it is only possible that we daily get news from Palestine, Ukraine, Yemen, any local unrest, and that any global unrest. We only are able to see this because media is there. Otherwise, who is going to tell us that today 4 people were killed in Yemen or Ukraine or in Palestine? So it is media who is actually telling us what is going on around the world, what is going on around any part of the world. The next part is the a forum for conflict resolution debates. In recent times, we know there was a study done that there are 250 contemporary topics that are that are being discussed throughout the media forums at global level and local level. So it is a continuous ongoing debates on media. Media is a forum which is a continuous which is having continuous debates on conflict resolution, and that is the positive sides of media, that it plays this role. Then the next point is role of being a communication channel between the locals and the world. Media is the only way the locals can connect with the world, and they want to project what they want to project. There was a recent ongoing protest in Gilgit Baltistan that was I've seen this video today in the morning as well, that they are actually wanting their rights, and the authorities who have land grabbed their properties, and they want to project only through media. It is possible that we know what is happening in Gilgit Baltistan, otherwise we won't be able to. And that has been shown in the World Press Forum's report that 59% of the world's population to date now directly uses social media for their source of information. The next point is role of being a data hub for conflicts that international organization may use. We see every report that is released by UN every year. We use it in our essays. We use it in our anywhere we want to quote those references. So where that data comes from, actually, the original source, the basic resource that is actually media. And Statista is a platform that does these kind of analysis. In August 2022 revealed that 55% of the world's data and information have media as primary resource, whether it be broadcast media, social media, or whatever. But 55% of those information has come directly from media, and the rest remaining from surveys and observable roles. So all of these are positive aspects that media plays while projecting any local interest in at a global level. Now coming to the negative side, and the negative side, media is not positive at whole, but it has negative side as well. And the first one is the biased reporting by taking sides in a conflict. This is a destructive thing that media over the years has done, and many researchers have pointed out this. And this leads us back to the debate of Western media versus the Eastern agenda versus the Eastern agenda. So you see a conflict that is happening in a geography that is located in East. It will be projected differently in West, and what is happening in West, it will be differently projected in East. So that is the ongoing biased reporting that has being done on media's platform while they are projecting any unrest at global level. Then the second part is the media as a mouthpiece of certain ideologies. Pro-Western agendas prevails in the European media. You see, whenever there is a ongoing debate of China's rise, you see any article that is kind of written by any Western journalist, it will be way different than that of what is written in the East journalist. So this is even if they want to be neutral, even they want to be unbiased, their terminologies, their language, they show that they are working on that certain agenda and certain ideology. Then this leads to the next point, where personal views and opinions hamper the conflict resolution.
although the organization or media as a team may be working for the conflict resolution, and they will be, protecting the rights of the people who are affected by the conflict, but the individual opinions, the journalists, the analysts, the researchers, their individual opinions, always they are a part of what they write. And Ukraine-Russia conflict is a heated column writing topic of 2012, and you will see multiple analysis on that. One will be saying that NATO had to, confront Russia, and then some say that Russia had to respond back. Majority is saying Russia was doing in defense, but still there is an opposite opinion in that as well. So you see the conflict resolution is being hampered by the personal views and opinions of many journalists. Then comes the point where media prioritizes certain geographies over others. Uh, you go in Africa, it has been neglected over the years. Uh, you, for the sake of people who are going to adopt African child, we see media doing that. We see Angelina Jolie getting there and getting two African babies, and being a parent of them. But we won't see any massacre, any pictures of Rwanda, which should be the part of this. So they give priorities to certain geographies when their stakes are high. And that has also been a comparison that a bomb blast in Afghanistan is taken lightly as compared to a tube bombing in UK. In 90s, we saw there was a bombing in UK. So, but parallelly, there was a war happening in Afghanistan. So we saw this is the prioritizing. This is the biasness of media, which gives certain geographies over others. Then comes the racism while reporting conflicts. In this war migration which happened in Europe, we saw journalists, protesting to the Europeans that these are your fellow Europeans. You have to open arms for them. These are not the migrants from the global south or the third world. So this kind of mentality that shows in media, and that is why media has this negative. They appear this as a negative aspect of portraying this any global or local unrest at global level. Then comes the state-fed data of local unrest. Recently, we saw there was UN and WHO said that Beijing is not giving any. They're not giving correct stats of the effectees from COVID's new waves in Beijing. So because the data that is being given by because media is controlled there, so state-fed data is not always correct about the local unrest. So media has to see if it is readily accepting those stats, and that is what is the negative side of media in this as well. Then the last negative aspects of media is the media sometimes is the root cause of conflict itself. So we always neglected that media is the one which is going to go there and see what conflict is there and then try to solve it. But sometimes media is a part of that. We saw that in the Balkan states not too long ago, the us versus them agenda, which separated the Serbian and Croatian public. And this and at that time, the media journalists, they were the instigators of that. Even in India today, we see certain journalists who are with this pro-Western, pro-Hindutva regime, and they are actually portraying Modi as a savior of Indian people, while the atrocities of minorities are continuously happening. So this is where media is sometimes the root cause of conflict at local rest and rest. This is where it is. The last is the way forward. I mean, when we talk about how we can assist media in protecting the local unrest at global level, then there is, I think, a three-tier solution. The first one is we have to revisit what is media's role in the public sphere. How what was the fundamentals of media when it was created. You see BBC archives from 100 years ago. Media was present there. So what principles media was present? So we have to revisit that, and we have to make sure there is free flow of access to information
to everyone, not bias reporting or limited reporting. Whenever the stakes are high, they portray it. Whenever the stakes are low, they don't portray it. So policy and framework to redefine media's role in connecting with the public sphere has to be addressed here. In the second one is the consensus on the best approach to conflict reporting among media professionals. So there has to be UN guided consensus or any organization guided consensus where media or any media forum. They have to agree on certain principles, what they have to follow and what they don't have to follow. So then the last one is the regulatory framework, because any tool that has been given to humanity, any technology, any innovation that humanity has done, we have seen with globalization, we have seen with industrial revolution, that overuse and without checks and balances, the humanity is facing crisis. So if we are not going to control media or regulate, not control is not the right word, but regulate media through framework and checks and balances, then I think it is impossible for us that we are guaranteeing freedom of expression along with the avoiding of media exploiting the local unrest. And that includes the safety of journalists who reveal the information and the news source. And this linkage has to be strong, and the role of local media has to be seen in this as well. How role of local media is there with the international media, and that is how we are going to assist media to portray local unrest at global level positively. And there I conclude with a quote that whoever control media controls the mind, by Jim Morrison. And this is have been true with the events of recent events of Misa Hamini and the color revolution that happened over the years ago. The media was the tool that foreign hands use in a particular polity to influence people, to influence the masses. But there is a big need of media to be regularized and revisit on what media was created on and what principles on media and information was created on. Over to you, sir. A beautiful outline by Osama Sabir, I must say, I must add, wonderfully presented and great points. As Mazhar Baloch was mentioning that what a comparison. You have compared these things here so well, and not only presenting one side, but showing deep research and very good research, in-depth research. Especially your proposed strategy, revisiting media's role in public sphere. As we move on in this modern world, we keep on forgetting why something was started, why something was created, why something came into being in the world, and we keep forgetting the roots. All right, no doubt that we have the right to stay away from the roots as much as possible. We have. But at the same time, a policy approach, the world cannot function with the amount of freedom that the world has right now, and some sort of regulation. लेकिन फिर वो democracy बीच में आ जाती है कि जी right to free speech, और इसीलिए फिर वो discussion काफी ज्यादा आती है CSS के topics में कि last time जो हमने discuss किया था, मैंने एक topic जो दिया था कि free speech should have some limitations, argumentative ऐसे का एक topic था, तो उसके ऊपर यकीनन बड़ी जबरदस्त लोगों की जो है उसके ऊपर आर्गुमेंटेशन आती है. ग्रेट रिसर्च उसामा, और यकीनन इसके जो पॉइंट्स हैं वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा जो है वो काम आएंगे. वंडरफुली डन. और सेम बिल्कुल वही अप्रोच के इसको हमें दोबारा रीडिफाइन करने की जरूरत है कि मीडिया का रोल एग्जैक्टली है क्या. अदरवाइज इतनी ज्यादा फ्रीडम के साथ हमें अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि हम ज्यादा इससे आर वी रीपिंग मोर बेनिफिट्स or more harm from the free flow of speech. I will end this meeting here. Thank you so much, all the presenters, for your research. It has been wonderful listening to all of your research and the way you have expressed it. I'm sure जो बात मैं हमेशा कहा करता हूँ कि those who are attending and those who are listening and watching this video, they have enjoyed it as much as I have enjoyed presenting it. I will end this meeting here. Thank you so much.